नमस्कार, मैं सरोज कुमारी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत टॉपिक स्विट्ज़रलैंड की संघीय संसद पढ़ रहे हैं। फेडरल पार्लियामेंट पढ़ेंगे। स्विट्ज़रलैंड का संविधान इन दिनों हम पढ़ रहे हैं और आज के वीडियो में संघीय संसद पढ़ रहे हैं। स्विट्ज़रलैंड की कार्यपालिका की तरह ही वहाँ की व्यवस्थापिका भी विशिष्ट है। विश्व में यही एक ऐसी व्यवस्थापिका है जिसके उच्च सदन की शक्ति निम्न सदन की शक्ति से किसी भी प्रकार भिन्न नहीं है। प्रोफेसर स्ट्रॉन्ग कहते हैं। संघीय संसद द्विसदनात्मक है। इसके दो सदन हैं, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। प्रतिनिधि सभा निम्न सदन है और सीनेट उच्च सदन है। पहले देखते हैं प्रतिनिधि सभा की रचना किस प्रकार की है। संविधान के अनुसार प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या 200 होगी। प्रत्येक कैंटन एक निर्वाचकीय जिला होगा तथा प्रत्येक कैंटन के द्वारा अपनी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि सभा में भेजे जाएंगे। इसके साथ ही प्रत्येक कैंटन का कम से कम एक प्रतिनिधि सभा में अवश्य ही होगा। जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व की व्यवस्था होने के कारण बर्न और ज्यूरिच जैसे बड़े कैंटनों के द्वारा प्रतिनिधि सभा में क्रमशः 32 और 31 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं, लेकिन उरी जैसे कैंटन का प्रतिनिधि सभा में एक ही प्रतिनिधि है। प्रति 4 वर्ष के पश्चात प्रतिनिधि सभा के नवीन चुनाव होते हैं। इसकी चुनाव प्रणाली जो है, स्विट्ज़रलैंड में अब 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक स्विस नागरिक को मताधिकार प्राप्त है। और एक खास बात यह है कि प्रत्येक स्विस नागरिक जिसे मताधिकार प्राप्त है, प्रतिनिधि सभा, संघीय सरकार या संघीय सर्वोच्च न्यायालय की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। अब देखते हैं सीनेट के बारे में, रचना के बारे में। सीनेट की सदस्य संख्या 46 होती है। स्विस परिसंघ के अर्ध कैंटनों में से प्रत्येक सीनेट के लिए अपना एक प्रतिनिधि भेजेगा तथा शेष 20 पूर्ण कैंटनों में से प्रत्येक के द्वारा अपने 2 प्रतिनिधि सीनेट के लिए भेजे जाएंगे। उन्नीस 1948 में निर्मित संविधान में सदस्यों के चुनाव का समस्त नियमन कैंटनों द्वारा किया जाएगा, ऐसा कहा गया है। परिणामतया व्यवहार में यह व्यवस्था थी कि अधिकांश कैंटनों में राज्य परिषद के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन 4 कैंटनों में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते थे। इसी प्रकार विभिन्न कैंटनों द्वारा राज्य परिषद के लिए निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष से लेकर 4 वर्ष था। वर्तमान संविधान के अंतर्गत भी व्यवस्था की यही है। इस व्यवस्था के पीछे मान्यता यह है कि द्वितीय सदन के सदस्य संघीय व्यवस्थापिका में स्विस जनता का नहीं वरन कैंटनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः अपने प्रतिनिधियों के चुनाव के संबंध में समस्त शक्ति
कैंटनों को ही प्राप्त होनी चाहिए। तो इस प्रकार से सीनेट के जो सदस्य हैं वो कैंटनों से निर्वाचित होकर के आते हैं और प्रतिनिधि सदन के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। अब देखते हैं संघीय संसद की शक्तियां और कार्य क्या हैं। संघीय संसद की शक्तियों को कई भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला आता है विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर्स। संघीय संसद मूलतः एक विधायी सभा है और इसका प्रमुख कार्य कानून निर्माण है। संविधान द्वारा संघीय अधिकार क्षेत्र में रखे गए सभी विषयों पर इसे कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है। कानून बनाने के अतिरिक्त इसे संघीय आधिकारिक आदेश जारी करने का अधिकार भी है। संघीय संसद जिसे सामान्य संघीय आदेश घोषित करती है, उस पर लोक निर्णय की व्यवस्था नहीं है। संघीय संसद की विधायी शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 164 में किया गया है और इसे कुछ विषयों के संबंध में नियम निर्धारण का अधिकार है। ये विषय हैं, पहला है राजनीतिक अधिकारों के प्रयोग के संबंध में, दूसरा है संवैधानिक अधिकारों पर प्रतिबंध के संबंध में, तीसरा है व्यक्तियों के अधिकार और दायित्वों के संबंध में, चौथा है करदाताओं के वर्ग के संबंध में तथा करों के उद्देश्य और निर्धारण के संबंध में, पांचवा है परिसंघ के कार्य और सेवाओं के संबंध में, छठा है संघीय कानूनों को लागू करने और क्रियान्वित करने के प्रसंग में कैंटनों के दायित्व के निर्धारण हेतु, और सातवां है संघीय सत्ताओं के गठन और प्रक्रिया के संबंध में। इसके अंतर्गत कुछ अत्यावश्यक व्यवस्थापन की शक्ति भी दी गई है। अर्जेंट लेजिस्लेशन का भी जो है प्रावधान किया गया है स्विट्जरलैंड में। अनुच्छेद 165 सामान्य कानूनों पर लोक निर्णय की व्यवस्था करता है और लोक निर्णय की व्यवस्था अंतिम रूप से कानून बनाकर उसे लागू करने में विलंब और कभी भारी विलंब को जन्म देती है। अतः विशेष परिस्थितियों के लिए अत्यावश्यक व्यवस्थापन का प्रावधान किया गया है। एक संघीय कानून जिसे तत्काल ही प्रभाव में लाने की आवश्यकता हो, उसे संघीय संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अत्यावश्यक घोषित कर तुरंत प्रभाव से लागू किया जा सकता है। लेकिन यह व्यवस्था सीमित समय के लिए होती है, यानी अत्यावश्यक कानून का पावर भी जो है संघीय संसद को दिया गया है। अब आता है संविधान के संशोधन की शक्ति। स्विट्जरलैंड के संविधान में संशोधन की शक्ति भी दी गई है यहाँ की संसद को। संघीय संसद संविधान के संशोधन कार्य में भी महत्वपूर्ण स्थिति रखती है। प्रत्येक संशोधन प्रस्ताव इसके दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने पर ही लोक निर्णय के लिए भेजा जाता है। जब संघीय संविधान के पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव विचारार्थ हो तो संघीय संसद को भंग कर नवीन संघीय संसद का निर्वाचन आवश्यक होता है। संघीय संसद की संविधान संशोधन की शक्ति पर लोक निर्णय के साथ साथ आरंभक का नियंत्रण भी है। यदि 1 लाख स्विस मतदाता संविधान में संशोधन का प्रस्ताव करते हैं तो संघीय संसद को उस पर विचार करना होगा।
तो संविधान संशोधन की शक्ति अकेली संसद को ही नहीं बल्कि जनता को भी आरंभ करने की शक्ति इसमें है, आरंभ के माध्यम से। अब आता है निर्वाचन संबंधी शक्ति। संघीय संसद को स्विस संघ की महत्वपूर्ण संस्थाओं के सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है। संघीय संसद ये नियुक्तियां निर्वाचन के आधार पर करती है। संविधान के अनुसार उसे संघीय परिषद व संघीय न्यायालय के सदस्यों, संघ के चांसलर व संकट काल में मुख्य सेनाध्यक्ष को चुनने का अधिकार है। वही संघीय बीमा न्यायालय के सदस्यों का निर्वाचन करती है। संविधान के अनुसार संघीय संसद को संघीय परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चयन, संघीय न्यायालय के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन तथा कुछ अन्य चुनाव संबंधी और पुष्टिकरण संबंधी अधिकार भी प्राप्त हैं। इनमें से अधिकांश नियुक्तियां संघीय संसद के दोनों सदन अपने संयुक्त अधिवेशन में करते हैं। तो संसद को निर्वाचन संबंधी भी महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। अब आता है इसकी कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव पावर्स, कार्यपालिका शक्तियां। कार्यपालिका के क्षेत्र में इसकी शक्तियां 3 प्रकार की हो सकती है, जिसमें पहला आता है वैदेशिक संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के संबंध में शक्ति। अनुच्छेद 166 के अनुसार संघीय संसद विदेश नीति के निर्धारण में भाग लेती है और वैदेशिक संबंधों का निरीक्षण करती है। यह अंतर्राष्ट्रीय संधियों की स्वीकृति देगी। इस संबंध में अपवाद यह है कि जिन संधियों के संबंध में संघीय शासन को समझ शक्ति प्राप्त है, उन पर संघीय संसद की स्वीकृति आवश्यक नहीं होगी। इस संबंध में अपवाद यह है कि जिन संधियों के संबंध में संघीय शासन को समझ शक्ति प्राप्त है, उन पर संघीय संसद की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। दूसरी कार्यपालिका शक्ति आती है संघीय सत्ताओं का निरीक्षण और नियंत्रण। अनुच्छेद 169 के अनुसार संघीय संसद को संघीय शासन, संघीय प्रशासन, संघीय न्यायालयों तथा अन्य अंगों जिन्हें परिसंघ के कार्यों का संपादन सौंपा गया है के कार्यों का निरीक्षण का अधिकार प्राप्त है। संघीय संसद का यह अधिकार उसे संघीय सरकार और अन्य संघीय सत्ताओं पर नियंत्रण दे देता है। संघीय संसद इस बात की व्यवस्था करेगी कि परिसंघ द्वारा अपने हाथ में लिए गए विभिन्न कार्यों की प्रभावदायकता का मूल्यांकन हो। कार्यपालिका शक्तियों में तीसरा आता है अनुच्छेद 171 के अनुसार संघीय संसद संघीय सरकार को आदेश दे सकती है। इस संबंध में विस्तार की बातों का निर्धारण कानूनों के आधार पर होगा। संघीय संसद को संघीय सरकार को कुछ आदेश देने का भी अधिकार अनुच्छेद 171 में दिया गया है। तो कार्यपालिका संबंधी भी महत्वपूर्ण शक्तियाँ रखती है। आगे आता है वित्तीय शक्तियाँ, फाइनेंशियल पावर्स। संघीय संसद की सबसे प्रमुख शक्ति बजट की स्वीकृति से संबंधित है। संघीय सरकार जो बजट बनाती है उसे स्वीकार करना संघीय संसद का कार्य है। बजट के संबंध में इसकी स्वीकृति अंतिम होती है क्योंकि इस पर ऐच्छिक लोक निर्णय का कोई प्रतिबंध नहीं होता। संघ की ओर से दिए जाने वाले ऋणों के विषय में भी निर्णय संघीय संसद ही करती है। संघीय प्राधिकारियों के वेतन तथा भत्ते निर्धारित करना तथा संघीय शासन के स्थायी पदों का निर्माण
तथा उसके वेतन आदि निर्धारित करना भी संघीय संसद का कार्य है। संघीय संसद संघीय सरकार की आय व्यय के लेखे की भी जांच कर उसे स्वीकृति प्रदान करती है। तो वित्तीय क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तियां संघीय संसद को प्राप्त है। आगे इसकी शक्तियों में आता है कैंटनों से संबंधित शक्ति, पावर रिलेटिंग टू कैंटन्स। संघीय संसद को यह भी अधिकार प्राप्त होता है कि वह कैंटनों के संविधान और उनके संशोधनों की उचित जांच कर उन्हें स्वीकार करे। कैंटन विदेशों से जो संधियां करते हैं उन पर संघीय संसद का अनुमोदन आवश्यक है। इसी प्रकार कैंटन परस्पर जो संधियां करते हैं उनके बारे में भी संघीय संसद का अनुमोदन आवश्यक है। यदि संघीय सरकार या अन्य कैंटन संधि पर कोई आपत्ति उठाएं तो आंतरिक शांति बनाए रखना और उसके लिए यदि आवश्यक हो तो संघीय सेना का प्रयोग करना भी संविधान के अनुसार संघीय संसद का कार्य है, परंतु व्यवहार में यह कार्य संघीय सरकार द्वारा किया जाता है। तो कैंटनों के संबंध में भी महत्वपूर्ण शक्ति संघीय संसद को दी गई है। अब आता है न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर्स। वर्तमान संविधान के द्वारा एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। स्वाभाविक रूप से संघीय संसद की न्यायिक शक्तियां सीमित हो गई हैं, लेकिन अब भी न्याय के क्षेत्र में उसे कुछ अधिकार प्राप्त हैं, जिनका उल्लेख अनुच्छेद 173 में किया गया है। संघीय संसद संघ की विविध सत्ताओं के बीच कार्य क्षेत्र संबंधी विवादों का निर्णय करती है। संघीय संसद अपने द्वारा नियुक्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही भी कर सकती है। संघीय संसद न्यायालयों से दंडित व्यक्तियों की क्षमा याचिकाओं पर विचार कर निर्णय करती है तथा सामूहिक क्षमादान की घोषणा भी कर सकती है। तो न्याय के क्षेत्र में भी अनुच्छेद 173 द्वारा महत्वपूर्ण शक्तियां संसद को दी गई हैं। अब देखते हैं इसकी कुछ अन्य शक्तियां भी हैं, अन्य कार्य भी हैं। अनुच्छेद 173 द्वारा कुछ अन्य शक्तियां भी संसद को दी गई हैं, जिसमें पहला आता है यह स्विट्जरलैंड की बाहरी सुरक्षा, स्वतंत्रता और तटस्थता की रक्षा करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। दूसरा है यह आंतरिक सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। तीसरा है असाधारण परिस्थितियों में अनुच्छेद 173 के उपयुक्त प्रथम और द्वितीय कार्य की पूर्ति हेतु अध्यादेश या साधारण संघीय आदेश जारी कर सकती है। 173 के अनुसार देश की सुरक्षा, शांति और आंतरिक सुरक्षा हेतु जो है यह अध्यादेश जारी कर सकती है। चौथा है यह सक्रिय सैनिक सेवा का आदेश दे सकती है तथा इस उद्देश्य से समस्त सेना या उसके एक भाग की लामबंदी कर सकती है। पांचवा है यह राज्य की सभी गतिविधियों के आयोजन में सहायता करेगी। इस प्रकार संविधान के द्वारा संघीय संसद को बहुत अधिक व्यापक शक्तियां दी गई हैं। तो आज हमने स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ा, संघीय संसद के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।